बट आप महिंद्रा के सर्विसिंग से खुश थे? नहीं, बस उसी से खुश नहीं था। तो फिर आपने महिंद्रा क्यों ली? आप जब इतना सेटिस्फाइड हो गाड़ी से, आपको उस समय पता था कि महिंद्रा शायद इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर सकती है? ऐसे बैचलर्स का जैसे घर नहीं होता है कि बेड नहीं लगाते और गद्दा लगा देते हैं। तब आप किसी को बोलोगे मैंने 35 लाख की गाड़ी ली है, क्या ब्रांड है? सैंगयोंग। जो भी इस सेगमेंट की गाड़ियों में जाता है ना, वो फॉर्च्यूनर के बारे में जरूर सोचता है, और उस समय तो फॉर्च्यूनर का फेसलिफ्ट भी आने वाला था। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम कर रहे हैं यूजर रिव्यू इस गाड़ी का, विच इज महिंद्रा अल्टरस अर्लियर रेक्सॉन G4। तो ये महिंद्रा की प्रीमियम, सबसे प्रीमियम और सबसे कॉस्टली गाड़ी थी, बट ये मार्केट में बहुत ज्यादा चली नहीं। तो अपन इस गाड़ी का आज रिव्यू करेंगे और पूछेंगे ओनर से कि एग्जैक्टली उन्होंने ये गाड़ी क्यों सेलेक्ट की, जबकि उनके पास इसी रेंज में, इसी प्राइस रेंज में और भी ऑप्शंस थे। तो निकुंज भाई, हाय, कैसे हो आप? हाँ, यहाँ पे थोड़ा विंड नॉइज आ रहा है। तो आपने जब ये गाड़ी सेलेक्ट करी तो आपके दिमाग में क्या था? आपने अल्टरस ही क्यों सेलेक्ट करी? मैंने ना XUV 700 बुक करा दी थी उस टाइम पे, बट अक्टूबर की बात है ये तब, बट ये बताया गया था कि गाड़ी में काफ़ी टाइम लगेगा। अक्टूबर 2021 ओके। एंड आई टुक दिस कार एट दैट टाइम ओनली। अक्टूबर में ही मिल गई? अक्टूबर में मिल गई। तो हमने उससे पिछले साल ये गाड़ी देखी थी, लेकिन उस टाइम पे कोविड आने के बाद हमने ड्रॉप कर दिया था गाड़ी लेने का प्लान। फिर हम वो गाड़ी देखने गए थे 700। बाई चांस ये गाड़ी अनलोड ही हो रही थी वहाँ पर। ओके। और हमने फिर से रिकन्सिडर करी, अपने सारी चीज़ें देखी, तो डिस्काउंट्स अच्छा मिल रहा था और ओवरऑल ड्राइव भी करा हमने इस गाड़ी को, तो ये बहुत बेटर लगी मुझे 700 से, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, फिट एंड फिनिश, एवरीथिंग। बट इसको कंपेयर नहीं कर सकते 700 ऑल टुगेदर, डिफरेंट सेगमेंट की गाड़ी है। एग्जैक्टली। तो आपने एक सेगमेंट अपग्रेड करने की प्लान किया? करने का प्लान करा। उसके बाद में मैंने जब इसको कंपेयर करा फॉर्च्यूनर से और एंडेवर से, 5-7 लाख रुपये उससे सस्ती और बेटर भी थी, तो मैंने इसलिए ये गाड़ी ले ली भैया। और महिंद्रा का भरोसा मुझे है, मैंने 500 भी चलाई है 8 साल। अच्छा, बट आप महिंद्रा के सर्विसिंग से खुश थे? नहीं, बस उसी से खुश नहीं था। तो फिर आपने महिंद्रा क्यों ली? भैया प्रोडक्ट ऑल टुगेदर अच्छा है एंड दे आर इम्प्रूविंग डे बाय डे। मुझे सबसे अच्छा लगा, मुझे इस गाड़ी के अंदर भी दिक्कत आई थी इनिशियली, बट मैंने आनंद महिंद्रा को ट्वीट करा, विद इन हाफ एन आवर, मैक्सिमम 30 मिनट्स में मेरे पास महिंद्रा से कॉल आया और उन्होंने इमीडिएटली मेरे को जो तकलीफ थी वो सारी चीज़ें पूरी करके। तो ये गाड़ी आपको पड़ी कितनी की थी और अभी तक आपने चलाई कितनी है ये गाड़ी? भैया प्रिसाइजली ये गाड़ी मुझे 33.25 की पड़ी ऑन रोड। यस, विद माइनस डिस्काउंट? minus the discount. It was like around 38 for on road price at that time and I got it for 33.25. ऑलमोस्ट 5 लाख रुपए का डिस्काउंट मिला आपको? डिस्काउंट हो गया। और चला मैंने शायद से 8-8.5 हज़ार के बीच में चलाती है गाड़ी। ओके। तो आपने ये गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लिया था अल्टरस के बाद आपने फॉर्च्यूनर, उस समय एंडेवर थी या एंडेवर फोर्ड जा चुकी थी? भैया उस समय एंडेवर मैं फाइनल कर चुका था, उससे पूछा तो भाई डिस्काउंट कितना देगा? हाँ। तो 10-20 हज़ार का दे देंगे भैया डिस्काउंट। अगले दिन न्यूज़ आई एंडेवर बंद हो गई, मैंने उसको फ़ोन करा, पट्टे ने फ़ोन ही नहीं उठाया। अच्छा। ओके। तो वो फिर आउट हो गई गाड़ी। तो फोर्ड का भी आपका प्लान था? हाँ, मेरे को फोर्ड बहुत पसंद है। वो आज भी एंडेवर का कोई मुकाबला, ये गाड़ी भी नहीं मुकाबला कर सकती जो क्वालिटी एंडेवर की है। ओके, बट एंडेवर में 2 लीटर का इंजन आ रहा था और इसमें 2.2 लीटर का इंजन है, ऑलमोस्ट 178 bhp निकालती है, 420 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। एंडेवर के जो नंबर्स है ना, थोड़े से इससे कम है, 170 bhp है, और टॉर्क आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट टॉर्क। एग्जैक्टली, आपकी बात ठीक है। जो एंडेवर 3.2 थी वो 2 लीटर नहीं है, लेकिन उसका गियर बॉक्स 10 स्पीड था भैया। एट दी एंड आपको गाड़ी की स्मूथनेस, ये जो फिगर्स है ना, फ़र्क पड़ता है, लेकिन जब आप ड्राइव करते हो ना तब वो चीज़ें चेंज हो जाती हैं भैया। फिगर्स हमेशा ही ऐसा नहीं है। आज मैं आपको ऐसी गाड़ी भी दिखाऊंगा जो 120-25 bhp की होगी, लेकिन आप इन गाड़ियों से ड्राइव करोगे वो बेटर ड्राइव होगी। तो बड़े सारी चीज़ें होती हैं, सिर्फ ये फिगर्स पे मैं नहीं जाता, हो सकता है दुनिया जाती हो। कितना वेटिंग था इस गाड़ी पे? ये तो भैया सामने ही मिल गई, इसी पे टेस्ट ड्राइव करी, इसी को ले ली। अच्छा, क्योंकि ये गाड़ी बिक नहीं रही है। ये गाड़ी है तो बहुत ही अच्छी, मतलब इसका ओवरऑल जो डायमेंशन है वो बाकी जो इसके सेगमेंट की गाड़ियां हैं, अगर हम ग्लॉस्टर को देखें तो ग्लॉस्टर के ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट लगती है। काफी बड़ी, काफी मैसिव गाड़ी है। जो टायर प्रोफाइल है इसका वो भी 255/60 R18, 18 इंचेस के एलॉयज हैं। ये एलॉयज आपको कैसे लगते हैं? एलॉयज बकवास है। एलॉयज बकवास लगते हैं? तो आपने प्लान नहीं किया कि इन एलॉयज को चेंज कराएं? अभी भैया प्लान नहीं है। अच्छा, पहले ओवर बजटेड था। ओके। अभी तो प्लान नहीं है। विद इन 2-3 ईयर्स में जब गाड़ी थोड़ी सी पुरानी होती है तो एक
नयापन लाने के उस टाइम पे मैं अलॉय व्हील्स चेंज करा दूंगा इसका, तो वो फिर एक फ्रेशनेस आ जाती है गाड़ी के अंदर। तो अब निकुंज भाई को हमने रिक्वेस्ट किया कि इसका जो वेलकम सीट वाला फीचर है ना वो ऑन करें, और अब हम दिखाते हैं। एक बार गाड़ी खोलना आप, और जैसे ही हम डोर हैंडल खोलते हैं सीट अपने आप पीछे जाती है, आपको वेलकम करती है। एग्जैक्टली सेम फीचर्स XUV 700 में है, बट मोस्ट ऑफ द XUV 700 के ओनर्स ना इस फीचर को ऑफ कर देते हैं। तो आपको ये फीचर यूजफुल लगा? यूज़फुल है भैया फीचर, ऐसा नहीं कहूँगा कि यूज़फुल नहीं है। इनग्रेस और आउटग्रेस में बहुत इजी हो जाता है, बट एट दी एंड मुझे ये लगता है कि बार बार ही वो मोटर अननेसेसरी चल रही है, तो लॉन्ग टर्म में मोटर पे लोड पड़ेगा। कभी आपने पीछे बैठने वाले से पूछा है कि वो यूजफुल है या नहीं? नहीं, क्योंकि पीछे इस पे दूसरी चीज़ भैया, हमको ये लगता है कि बड़ा नया फीचर है, बट जितनी भी जर्मन कार्स हैं उनमें ये फीचर सिर्फ एक्टिवेट करना पड़ता है। जिस गाड़ी के अंदर ये ऑटोमेटिक सीट्स होती हैं हाइड्रोलिक, उसमें सिर्फ आप फीचर एक्टिवेट करोगे आपकी गाड़ी में चलने लग जाएगा। बट आपको ऐसा नहीं लगता अगर पीछे कोई 6 फीट वाला आदमी बैठे और ये सीट पीछे जाए तो उसके पैर में अड़ेगा? नहीं भैया, उतना स्पेस है इसके अंदर, ज़्यादा नहीं अड़ेगा, वो ट्राई कर चुके हैं। अच्छा, वो ट्राई कर चुके हो। चलो फिर एक बार बैठ के दिखाओ कि आपका ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से कितना आपको कंफर्ट मिलता है, कितना हेडरूम, कितना लेगरूम है। इस गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है, 244 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, और यहाँ पे आपको मिल जाती है मेमोरी फंक्शन सीट्स की। ये मेरा ड्राइविंग पोस्चर है। ओके, तो आपने मेमोरी ये यूजफुल, बहुत यूजफुल है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है। स्पेशली अगर आपके घर में 2-3 लोग चलाने वाले हैं तो ये बहुत यूजफुल है। ये डीजल 4x4 राइट, एंड इंजन का एक्चुअली बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है। आप देखो यहाँ पे गाड़ी ऑन है, बोनट भी हल्का सा भाई ने खोल दिया है, फिर भी इंजन ना बहुत साइलेंट है इस गाड़ी का, बहुत साइलेंट है। ये 2.2 लीटर का इंजन है, बट सेम एमहॉक इंजन नहीं है जो महिंद्रा नॉर्मली अपनी गाड़ियों में, जो थार में XUV 500 हाइड्रोलिक्स, थार में XUV 500 और XUV 700 में आता है। ये इंजन, आपने इंजन के बारे में पता किया था कि ये इंजन कितना रिलायबल है, क्योंकि महिंद्रा नॉर्मल अपनी गाड़ियों में ये वाला इंजन यूज नहीं करता है। ये इंजन बेसिकली भैया सैंगयोंग का प्रोडक्ट है, और ये इंजन इन्होंने सोर्स करा है मर्सिडीज से। द सेम इंजन इज बीइंग यूज्ड बाय मर्सिडीज। आज से 4-5 साल पहले तक मर्सिडीज की सारी गाड़ियों में आता था ये इंजन। सेम इंजन निसान यूज करती है, और ये सैंगयोंग में भी यूज हो रहा है। और इसका गियर भी मर्सिडीज का है। हाँ, इसका गियर भी 7G ट्रॉनिक है। वो बात अलग है, 10 साल पहले जो मर्सिडीज ने उसको डिस्कार्ड कर दिया था। हाँ, वो वाली टेक्नोलॉजी का। बट हाउ इज द गियर शिफ्ट, मतलब चलाने में कैसा है? भैया वेरी स्मूथ इन कंपैरिजन टू टॉर्क कन्वर्टर्स नाउडेज इन द मार्केट। इट्स बेटर, इट्स गुड। मतलब आपको फील नहीं हो, जर्क ही नहीं आएगा कि गियर चेंज हुआ है। आपको गाड़ी हैवी या चलाने में, ऐसा इतनी लंबी गाड़ी आप चला रहे हो तो कभी ऐसा लगता है कि यार ये पार्किंग में, यार मैं छोटी गाड़ी ले लेता? तो इसको हाईवे पे चलाने में बहुत मजा आता है, लेकिन जब पार्किंग की बात आती है तो भैया कई बार लगता है सबसे बाहर निकली हुई रहती है। पार्किंग स्पॉट देखने के लिए दिक्कत होती है। कहीं पार्किंग में जाओ, बाहर से मना कर, नहीं ये बड़ी गाड़ी नहीं लगेगी, मना कर देते हैं। तो ये सब दिक्कत, स्पेशली दिल्ली NCR में जहाँ पे पार्किंग की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, ये गाड़ी बहुत ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती है। आपने इसमें कभी टायर्स चेंज कराने के नहीं सोचे कि हाईवे टेरेन टायर्स है, 4x4 गाड़ी है, तो इसमें ऑल टेरेन टायर्स होने चाहिए? भैया होने तो चाहिए, लेकिन अब सारी चीज़ें नहीं कर सकते। मेरे को लगता है कि अभी मेरे लिए ये चीज़ यूटिलिटी नहीं है, तो मैं इनको स्टॉक को चलाने के बाद जो टायर रिप्लेस करूँगा तो 100% वो मैं हाईवे टेरेन की जगह ऑल टेरेन वाले डलवाऊंगा। और इसमें टायर्स भी जो हैं वो हैंकॉक के टायर्स दिए महिंद्रा ने। हैंकॉक नॉर्मली महिंद्रा देती नहीं है, MRF या सीएट देती है। हैंकॉक के टायर्स बहुत ही अच्छे हैं। हाईवे टेरेन बहुत साइलेंट बना देती है गाड़ी को। तो केबिन इंसुलेशन और केबिन नॉइज, NVH लेवल कैसा है? सुपर्ब है NVH लेवल इसका। पहले भी बहुत अच्छा था, मैंने इसमें डैम्पिंग भी करा दी तो उससे और ज़्यादा अच्छा होगा। इसमें आपको पैसेंजर साइड कोई इलेक्ट्रॉनिक सीट का एडजस्टमेंट नहीं मिलता है, मैनुअली आपको करना पड़ता है, बट ड्राइवर साइड इलेक्ट्रॉनिक सीट एडजस्टमेंट है। और गाड़ी की अगर हाइट की बात करें तो आपको जो ये फुटस्टेप है, ये महिंद्रा से लगा हुआ था या आपने एज ए पार्ट ऑफ एक्सेसरी लगाया? एज ए पार्ट ऑफ एक्सेसरीज, बट इट वाज प्रोवाइडेड FOC, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट लेते वक्त आपको फ्री में मिल गया था, मतलब डिस्काउंट के अलावा? इंक्लूडेड था। अच्छा, ये इंक्लूडेड था, डिस्काउंट में इंक्लूडेड था। तो गाड़ी का इंटीरियर बहुत ही प्रीमियम है यार, मतलब ये प्रॉपर नापा लेदर। हम AC ऑफ कर सकते हैं क्या? तो ये गाड़ी का इंटीरियर एक्चुअली बहुत प्रीमियम है, आपको हर जगह लेदर टच मिलता है ये सारा, और ये बहुत ही सही कलर है। मतलब ये कलर आपको देखने में शायद कैमरे में उतना फील नहीं हो, बट आप जब रियल लाइफ में गाड़ी में बैठते हो तो आपको हर जगह सॉफ्ट टच मिलता है। यहाँ भी सॉफ्ट टच है, यहाँ पूरा लेदर फिनिश है, प्लस काफी ज्यादा स्टोरेज स्पेस है। ओके, सो ये ग्लव बॉक्स है,
यहाँ पे बहुत बड़ा ग्लव बॉक्स है जहाँ पे चार्जिंग पॉइंट्स हैं। एक आपको यूएसबी का पॉइंट मिलता है, एक लाइटर का केस मिलता है, बट नॉर्मली इंडियन गाड़ियों में अब लाइटर नहीं आता है। तो खैर एनीवेज भाई सिगरेट नहीं पीते हैं तो आपके किसी यूज का नहीं होगा, बट देन इट्स एन ऑप्शन, राइट? इट्स अ फुली लोडेड कार भैया, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज देयर इन दिस कार। थोड़े बहुत फीचर्स इन्होंने महिंद्रा ने बेवकूफी सी करी है, जैसे ऑटो डिमिंग नहीं दिया। अच्छा, ये मैनुअल है? मैनुअल दे दिया। और एक आधे फीचर्स जो मुझे लगता है कि इस गाड़ी के अंदर कंपनी ने सबवूफर प्रोवाइड नहीं करा, साउंड सिस्टम में थोड़ी सी कमी रख दी। पैसेंजर साइड की सीट्स इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, मैनुअल है। छोटी छोटी फीचर्स की कमी है भैया, लेकिन ठीक है, आपको हर एक चीज तो नहीं मिल सकती। वो 10 लाख रुपए खर्चो एक्स्ट्रा, सारी चीजें मिल जाएंगी। पैनोरामिक सनरूफ आपको मिस नहीं लगता इस गाड़ी में? इतनी बड़ी गाड़ी और छोटा सा सनरूफ। भैया मैंने वही बताया ना, पैसों के हिसाब से सारी चीजें होती हैं। अब वो पैनोरामिक सनरूफ मिल जाएगी, 10 लाख और खर्चो वो भी मिल जाएंगी, बट मुझे वर्थ लगा। और देखा जाए तो इतना प्रैक्टिकल भी नहीं है सनरूफ दिल्ली कंडीशंस के हिसाब से। आप कितना ही उसको यूज करते हो, ऑब्वियसली फर्क तो पड़ता है, एम्बियंस खुला खुला लगता है। आप जब इतना सेटिस्फाइड हो गाड़ी से, आपको उस समय पता था कि महिंद्रा शायद इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर सकती है? हाँ, तभी तो इतना सारा डिस्काउंट मिला। बट आपको ये चीज ही पता होगा, महिंद्रा ने इसको रिलॉन्च कर दिया गाड़ी को वापसी इंडिया में। हाँ, वापसी ये अब अपडेटेड वेरिएंट आ रहा है इसका, आ रहा है, बट आ गया। गाड़ी की बुकिंग शुरू हो गई, अप्रैल से डिलीवरीज हो रही हैं गाड़ी। को ऐसा नहीं लगा कि यार ये गाड़ी अगर आउट ऑफ स्टॉक या फिर मिलेगी नहीं तो इसके स्पेयर्स में प्रॉब्लम होगी? क्योंकि इसके स्पेयर्स भी बाहर से आ रहा है। हाँ, अब आप छोटी सी बात में, आपकी बात एकदम ठीक है कि इसके स्पेयर्स में दिक्कत होगी। जो हम प्रीमियम गाड़ियां लेते हैं वो भी गाड़ियां लिमिटेड बिकती हैं, उनके स्पेस भी सारे मिल ही जाते हैं। और आज की रेट में जितनी भी महंगी गाड़ियां, उनके सारे पार्ट्स इंपोर्ट ही होते, तो महिंद्रा इसको भी इंपोर्ट करेगी, तो पार्ट्स मिलना मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। हाँ देखो, टाइम लग सकता है, जो चीज 2 दिन में मिलनी है उसमें 10 दिन लग जाएंगे, लेकिन पार्ट्स मिल जाएंगे गाड़ी। So guys, before we proceed further in this video, let me inform you about Budmo.com. So Budmo.com is the biggest spare part expert in India. इनके पास छोटी से बड़ी गाड़ी का स्पेयर पार्ट अवेलेबल होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे जो स्पेयर पार्ट अपनी गाड़ी के लिए चाहिए वो सर्विस सेंटर या लोकल मैकेनिक शॉप पे अवेलेबल नहीं रहता है, तो उस केस में मैं Budmo के साइट पे जाके अपनी गाड़ी का मॉडल और मेक सेलेक्ट करके वो स्पेयर पार्ट अपने घर पे डिलीवरी मंगा सकता हूँ। Budmo पे मुझे डिफरेंट कॉम्पोनेंट मैन्युफैक्चरर्स के ऑप्शन मिल जाते हैं, और ये ऑप्शन मिलने से मेरी प्राइसिंग में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। सो मैं अपने हिसाब से अपने कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को सेलेक्ट कर सकता हूं और वो प्राइसिंग चेक करके वो पार्ट अपने घर पे मंगा सकता हूं। एक बार वहां से पार्ट ऑर्डर करने के बाद जब पार्ट मेरे घर पे आता है और मुझे समझ में नहीं आता है, तो दे हैव ए 10 days एश्योर्ड रिटर्न पॉलिसी, जहां पे 10 दिन के अंदर मैं वो पार्ट रिटर्न कर सकता हूं। सो Budmo.com iOS और एंड्रॉइड दोनों के लिए अवेलेबल है। मैं Budmo का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, गो चेक इट आउट। चलो कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। लैडर ऑन फ्रेम है ये। हाँ, बॉडी रोल कैसा है? क्योंकि लैडर ऑन फ्रेम में बॉडी रोल इसमें नहीं है। आप चला के देखना विकास भैया, अगर इसमें बॉडी रोल हुआ तो मतलब आप मानोगे नहीं कि इसमें सच में बॉडी रोल नहीं है। ओह, क्योंकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस 244 mm है, अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा। हाँ। तो बॉडी रोल अगर आप कह रहे हो नहीं है, तो फिर तो ये गाड़ी एक स्टील है। ऑब्वियसली आप चला के देखो सर, देखो मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन आपने अब ज्यादा चलाई है, आपको बॉडी रोल के बारे में पता होगा। आप चला के बताना कैसा है बॉडी रोल। थर्ड रो कभी यूज किया है? क्योंकि आपने इतनी बड़ी गाड़ी ली है, थर्ड रो इसका प्रॉपर 7 सीटर है। ये प्रॉपर नहीं है सर, मेरे 4 साल की बेटी भी पीछे नहीं बैठना चाहती। अच्छा, तो मतलब थर्ड रो में स्पेस नहीं है? मतलब वो मेनली डिक्की का काम आती है, लेकिन हाँ इमरजेंसी के लिए है वो। थर्ड रो ज्यादा काम नहीं आएगी। एक बार वो नीचे उतर के देखते हैं थर्ड रो के बारे में। हाँ। अगर हम बात करें सेकंड रो की, तो सेकंड रो बहुत कंफर्टेबल है, सीटिंग पोजीशन बहुत कंफर्टेबल है। यहाँ पे नीचे ना हम्प नहीं है, तो प्रॉपर जो अगर थर्ड बंदा ही बैठ रहा है ना, उसके पैर इधर टेढ़े मेढ़े नहीं जाएंगे। प्लस यहाँ पे एसी वेंट्स दिए हुए हैं, प्लस ये भी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल्ड है या फिर ये नॉर्मल है? ये नॉर्मल है। ये नॉर्मल है, बट इसमें आता है डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, तो आप ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों अपने अपने हिसाब से टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी हेडरूम भी काफी है भाई के पास। मतलब आपकी हाइट कितनी है? मेरी 5'8" है भैया। 5'8" के हिसाब से फिर भी हेडरूम का थोड़ा सा जगह है। हाँ। लेग रूम बहुत है। अंडर थाई सपोर्ट सेकंड रो का बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। हाँ। जो कंफर्ट हमारी XUV 500 में था, वो वाला कंफर्ट नहीं है इस गाड़ी नहीं है, सेकंड रो स्पेशली। हाँ जी, हाँ, सारी रोज के लिए। अच्छा, फ्रंट रो में भी आपको फ्रंट रो की सीट्स भी जो मेरी 500 की थी ना, वो कोई 500 का कोई कंपैरिजन ही नहीं है एक्चुअल में भैया। मतलब 700 से मुझे वो गाड़ी बेटर लगती थी, बस वो पुरानी हो गई थी।
महिंद्रा की 2-3 कमियां, वो गाड़ी गलने लग गई थी जगह जगह से बॉडी, इस वजह से मैंने उस गाड़ी को बेचा। नहीं तो 1,60,000 चला दी थी, उसका क्लच भी नहीं बदला था गाड़ी का, सस्पेंशन का कोई काम नहीं हुआ था, बस वो गाड़ी गलने लग गई थी और छोटी छोटी चीजें उसकी खराब होने लग गई थी। कितने साल पुरानी गाड़ी थी वो भैया? वो मैंने 2013 मॉडल था। ओके। और 7-8 साल चलाया पूरा उसको। कितना चला? 1,60,000 चला दिया था। 1,60,000 में कोई काम नहीं हुआ था, इंजन का कोई काम नहीं, कभी कोई काम नहीं हुआ, इंजन वाइज कोई काम नहीं हुआ था उसका। डेफिनेटली XUV 500 बहुत ही अमेजिंग गाड़ी है। मैं चला रहा हूँ, 1,04,000 चला ली मैंने। मतलब वो गाड़ी इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी पावरफुल है। आपकी वाली मेरे से बेटर थी क्योंकि आपका अपग्रेड लेटेस्ट वाला वेरिएंट है, मेरा तो इनिशियल वाला वेरिएंट था। ओके, उससे आपकी वाली तो बहुत बेटर है। बट वो गाड़ी खड़खड़ाती तो जरूर होगी। हाँ, हाँ? ये चीज तो है। हाँ, थोड़ा सा कड़कड़ाती थी। थर्ड रो में एक बार चल के देखते हैं, थर्ड रो कितना इजी है खोलना। ओके, सो यहाँ पे एक टम्बल का फीचर है, तो ये है जी इसके थर्ड रो पे जाने का तरीका। और एक्चुअली ये तो स्कूल का बेंच लग रहा है जो जमीन पे लगा हुआ है, गद्दा टाइप का। आलती पालती मार के बैठ सकती है। हाँ, ये ऐसे बैचलर्स का जैसे घर नहीं होता है कि बेड नहीं लगाते और गद्दा लगा देते हैं, तो एग्जैक्टली वैसा गद्दा ही लग रहा है। देखो जमीन, और इसमें ना कोई हाइट ही नहीं है यार, मतलब कोई आपको अगर बैठना हो तो ये प्रॉपर ना आप ना यहाँ पे ऐसे बैठ सकते हो, अदरवाइज ऐसे तो आप क्या ही बैठोगे। पनिशमेंट में तो बैठ सकते हो भैया, पनिशमेंट ही है। हाँ, पीछे बैठना पनिशमेंट है। पीछे वो भी नहीं है ना, खिड़की भी नहीं है, तो यहाँ पे हाँ काले पानी की सजा है, क्योंकि एक छोटा सा यहाँ पे आपको विंडो है। सैंगयोंग की यहाँ पे बैजिंग दिख रही है, क्योंकि पिछली बार मैं सैंगयोंग लेके आई थी, तब आप किसी को बोलोगे मैंने 35 लाख की गाड़ी ली है, क्या ब्रांड है? सैंगयोंग, तो बोलेगा ये क्या है? इसलिए महिंद्रा ने अपने बैजिंग कर दी है इसके अंदर। तो आपने ये थर्ड रो खुलवाया क्यों नहीं? मतलब आपको डिक्की में कभी ऐसा नहीं लगा कि स्पेस कम है? भैया मेरी फैमिली वाली गाड़ी है। अच्छा। तो फिर भी लेकिन ये रो तो आपका यूज हो नहीं रहा है। बट ये रो जब पीछे से आप फोल्ड कर दोगे तो एकदम सपाट फ्लैट बेड हो जाता है। हाँ। ओके, तो लगेज स्पेस आपको डेफिनेटली लगेज स्पेस कम नहीं होता भैया। आप देखो ना, अभी मैं फ्लैट करता हूँ तो बहुत स्पेस हो जाएगा गाड़ी के अंदर। एक चीज, क्योंकि ये गाड़ी आपने 2020 में ली, ये BS 21 में ली और ये BS 6 है। हाँ, इसमें स्पेयर व्हील नहीं आता। नहीं, वो भी मुझे जब पता था, जब मैं गाड़ी की डिलीवरी ले रहा था, मैं भाई इसमें स्पेयर व्हील का है, वो महिंद्रा है, उनको पता ही नहीं था। वो पूछते सर इसका स्पेयर व्हील नहीं आया गाड़ी में, तो वो उसका वो फिर फोन करके उन्होंने पूछा प्लांट में, लिटरली प्लांट में फोन करके पूछा तो पता चला उनको। आप सर्विस सेंटर वाले की बात कर रहे हैं, शोरूम वालों की बात कर रहा हूँ मैं। मेरे को बोलते सर इसका इंडिकेटर इधर से, उसने इंडिकेटर चलाया तो वाइपर चल गया। अच्छा, इसका इंडिकेटर उल्टा है। शोरूम वालों को कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में। मतलब ये गाड़ी बिग कमरी है, हो सकता है कि पर्टिकुलर जिस शोरूम से मैंने ली उस शोरूम को नहीं पता होगा, लेकिन शोरूम वालों को नॉलेज नहीं है इस गाड़ी के बारे में प्रॉपर। तो आपको लगा नहीं कि यार बिना स्पेयर व्हील के अगर कहीं गाड़ी फटता है, टायर अगर चलो पंचर होता है सिटी में है तो आप चलो उस टायर पे। आपकी वो कहावत है ना, वो ओकली में सर दे दिया तो फिर अच्छा। तो गाड़ी तो बिल हो चुकी थी, रजिस्टर हो चुकी थी, डिलीवरी ले रहे थे तब पता चला था, तो अब उसमें क्या कर सकते हैं। बट अगर रजिस्टर नहीं हुई थी और आपने पेमेंट नहीं किया होता तो फिर आप ये गाड़ी कंसिडर करते? नहीं, मैं उस टाइम पे फिर 100% इस गाड़ी को छोड़ता। वो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है स्पेयर व्हील नहीं होना, स्पेशली इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से, जहाँ पे आपकी फटी रहेगी हर समय कि अगर टायर पंचर हो गया हाईवे तो आप क्या करो, जबकि उन्होंने पंप और सीलेंट दिए हमारे को। थर्ड रो पे आपको इंडिविजुअल AC विंड जाता है, जहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हो AC का ब्लोअर स्पीड। बट इस साइड वालों को थोड़ा सा परेशान होना पड़ सकता है अगर यहाँ पे कोई बैठता है और कोई मोटा तगड़ा आदमी जिसको पनिशमेंट मिलती है, क्योंकि यहाँ पे मोटा तगड़ा आदमी वैसे बैठ नहीं पाएगा, बट अगर फिर भी बैठता है तो AC का कोई आउटलेट यहाँ पे नहीं है। वेंट्स सामने है, लेकिन वेंट्स का थ्रो उतना ज्यादा अच्छा नहीं होता है एज कम्पेयर टू द फ्रंट रो, बिकॉज वहां पे 4 वेंट्स होते हैं। अदरवाइज गाड़ी बहुत बड़ी है। यहाँ से बैठने पे आपको ना फ्रंट जो ड्राइविंग रो है ना, उसको देखने पे ऐसा लगता है कि गाड़ी एक्चुअली काफी ज्यादा लंबी है। इसको प्लीज मत उठाना, मैं पनिशमेंट नहीं दो मुझे। ये देखो, अब ये अभी भाई ने उठाया भी नहीं है, मैं डर रहा हूँ कि अगर ये उठ जाएगा तो मेरे पैर में टच तो लो कितना आता है। चलो एक बार दिखाओ। ओ भाई, तो ये एग्जैक्टली ऐसा है। 9 एयरबैग्स, मतलब बहुत ज्यादा एयरबैग्स। तो आपका सेफ्टी एक कंसर्न था जब आप गाड़ी ले रहे थे कि गाड़ी की? हाँ भैया, ये कंसर्न था मेरा, क्योंकि मेरी XUV एकदम पापड़ थी। वो जब भी ठुकती थी, 1 या 2 बारी वो गाड़ी ठुकी है, तो आपकी जो अंदर से लगता है ना, इतनी ठुकी कि उससे ज्यादा होता था। अच्छा, हाँ, नुकसान। ओके, मेरे साथ डिफरेंट एक्सपीरियंस है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि XUV 500 काफी स्टेबल, काफी स्ट्रॉन्ग गाड़ी है, बिल्ड क्वालिटी वाइज काफी अच्छी है। नहीं भैया, आपको लगता है वो चीज, हो सकता है आप, वो एक्सपीरियंस मेरा अलग था, क्योंकि जो उसका आगे का पोर्शन है सारा उसका फाइबर का था। आगे का फेंडर फाइबर का है। हाँ, और वो आगे की बम्प, उसमें प्लास्टिक पार्ट्स बहुत ज्यादा हैं आगे वाली, जो अब वाली गाड़ी में इम्प्रूव कर दी है।
उस टाइम आपकी फर्स्ट जनरेशन थी? मेरी फर्स्ट जन वाली। को इस गाड़ी के बारे में बता दूं, जो कोरियन इनकैप होता है वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टाइट, मतलब स्ट्रिक्ट इनकैप टफ होता है, टफ होता है। उसमें भी ये इस गाड़ी ने 5 स्टार स्कोर करे हैं। ओके, तो एक सेफ गाड़ी लेना भी प्रायोरिटी है। और इसकी जो बॉडी है वो गलेगी नहीं, जस्ट लाइक महिंद्रा कार्स। ये सेम बॉडी है जो वोक्सवैगन और फोर्ड में आती है, जो गैल्वेनाइज कुछ होता है जिसपे वो जल्दी से नहीं गलती है गाड़ी। इसकी पेंट क्वालिटी भी उससे बेटर है महिंद्रा। या ये ब्लू कलर बहुत यूनिक था इसका। हाँ, पर भैया मेंटेन करना बहुत मुश्किल है क्योंकि डार्क है तो डस्ट और स्क्रैचेस काफी ज्यादा दिखते होंगे। हाँ जी। प्लस आपने फॉर्च्यूनर क्यों नहीं कंसिडर किया? क्योंकि फॉर्च्यूनर तो यार जो भी इस सेगमेंट की गाड़ियों में जाता है ना, वो फॉर्च्यूनर के बारे में जरूर सोचता है। और उस समय तो फॉर्च्यूनर का फेसलिफ्ट भी आने वाला था या आ चुका था जब आपने ली थी। भैया फॉर्च्यूनर क्या लूं मैं, जाते तो उनके पास टेस्ट ड्राइव नहीं होती गाड़ी की। अच्छा, ऐसे डील करते हैं जैसे हम कुछ मतलब साइकिल लेने आए हैं, मतलब वो लोग कंसिडर ही नहीं। मैं गया था फॉर्च्यूनर लेने, ऑब्वियसली मैं जब इतने पैसे खर्च रहा हूँ तो मैंने फॉर्च्यूनर देखना भी चाहा। टेस्ट ड्राइव नहीं है गाड़ी की। उनसे पूछो गाड़ी कब मिलेगी, 6 महीने भी लग सकते हैं जी, 4 महीने भी लग सकते हैं जी। तो उनका एटीट्यूड थोड़ा सा टोयोटा का मुझे समझ नहीं आया, समझ भी नहीं आया। और उसके बाद भैया 50 लाख रुपए की वो गाड़ी और ये 35 आप मोटा मोटी मान लो, 15 लाख रुपए होते हैं। 15 लाख कम भी बिक जाएगी तब भी तो उतने पैसे ही का नुकसान, मतलब नुकसान तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ कि 15 लाख फॉर्च्यूनर ज्यादा की बिक जाएगी बेचने टाइम पे, तो वो पैसे मैंने पहले बचा लिए। 15 लाख आपने पहले बचा लिए। फीचर्स आपको ज्यादा मिल गए, ऑलमोस्ट उससे ज्यादा मिल गए हैं। चलाने में गाड़ी अच्छी है, और जहाँ भैया आपकी मन की सेटिस्फेक्शन होती है ना, वो प्रोडक्ट आपके लिए सबसे बेस्ट होता है। मेरे को इस प्रोडक्ट में अपनी मन की सेटिस्फेक्शन पूरी हो रही थी। तो ये इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट है, 4 व्हील ड्राइव की यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है। बहुत ज़्यादा स्पेस आपको नहीं मिलता यहाँ पे, मोस्टली एक बैग रख सकते हो। भाई ने ऑलरेडी एक वूफर लगा हुआ है, तो बात करते हैं वूफर आपने क्यों लगाया। म्यूजिक सिस्टम इसका जो स्टॉक था वो कैसा था? स्टॉक भैया ओके था, मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी और चाहिए थी तो मैंने थोड़ा म्यूजिक सिस्टम अपग्रेड करा। यहाँ पे भी आपको एंडेवर में बटन वाला फोल्डिंग आता था, तो वो आपको थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार इसमें खींचना पड़ रहा है। एंडेवर में तो बटन पुश करके वो दोनों सीट फोल्ड हो जाती हैं। भैया जितनी ज्यादा बटन होंगे उतने ही बाद में स्यापे होंगे ना, वो मोटर ही तो है खराब हो जाएगी। तो धक्का मारा नीचे हो गई, बाद में उसकी मोटर खराब हो जाएगी तो और खर्चे हैं। बट ये आपकी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है कि फॉर्च्यूनर में फीचर्स नहीं है और इसमें फीचर्स हैं। फीचर्स भैया देखो, प्रैक्टिकल फीचर्स होना और फीचर्स नहीं होना में फर्क है। अब वो मोटर वाला फीचर ऐसा है जो इसके बिना आप रह सकते हो, ठीक है, लेकिन सनरूफ एक फीचर है जो होना चाहिए गाड़ी के अंदर, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल अब फॉर्च्यूनर में मिला है, पहले नहीं आता था फॉर्च्यूनर के। वेंटिलेटेड सीट्स नहीं आती थी, चारों तरफ पार्किंग सेंसर्स नहीं आते थे, 360 डिग्री कैमरा नहीं आता था। ये छोटी छोटी चीजें जो फॉर्च्यूनर में अभी भी नहीं आती थी, 360 डिग्री कैमरा। तो ये अभी मैंने जैसे रिवर्स पे डाला उसका एंगल चेंज हो गया, जैसे ही डी पे डाला इसका एंगल चेंज हो गया। ये एक बहुत अच्छा फीचर है, बहुत प्रैक्टिकल फीचर है, क्योंकि जब आप रिवर्स करते हो तो आपको नीचे देखना है कि पीछे वाले टायर्स कहाँ पे जा रहे हैं, तो ये आपको मैनुअली नहीं करना पड़ता है। ये 360 डिग्री कैमरा है इसके अंदर, which is very good in dark also। और ये आपको आपका पूरा 360 व्यू दिखाता है, प्लस आप कैमरा एंगल चेंज कर सकते हो यहाँ से। ये ट्रिकी सिचुएशन जब आप ऊपर लद्दाख या किसी साइड जाते हैं, जब आपकी बहुत नैरो होती है रोड्स, तब भी ये 360 डिग्री कैमरा बहुत ज्यादा काम आता है। कहाँ ले जाने का प्लान है? 4 व्हील ड्राइव लिया आपने गाड़ी? भैया देखो, मन तो लेह लद्दाख तक जाने का है, बट फैमिली अलाउ करती है तो फिर पक्का जाएंगे, आपके साथ ही जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इतना बड़ा जो कंसोल है ना, तो आपके जो भी सामान और फोन्स वगैरह है ना, वो आप इजीली प्लेस कर सकते हो। प्लस ये भी काफी आर्मरेस्ट काफी बड़ा और काफी चौड़ा है, प्लस ये स्लाइडिंग नहीं है, मतलब ये स्लाइड नहीं होता। तो यहाँ पे डेड पेडल मिलता है, महिंद्रा के मेरे थार में डेड पेडल नहीं है, तो ऑफ कोर्स 35 लाख आप गाड़ी के लिए दे रहे हो तो डेड पेडल तो बनता है। प्लस अब इसको एक बार चला के देखते हैं। हमने कर दिया जी इसको रिवर्स में। गियर नॉब एकदम अलग है, जो नॉर्मल महिंद्रा की गाड़ियाँ आती है ना, उसका गियर लीवर और इसका गियर लीवर बहुत अलग है, बहुत ही प्रीमियम फील होता है। समर और विंटर मोड दिए हुए हैं। यहाँ पे शिफ्ट ऑन फ्लाई है, 2 हाई 4 हाई और 4 लो। ऑटो होल्ड का फीचर मिलता है, जहाँ पे आप ट्रैफिक स्टार्ट स्टॉप कंडीशन में हो तो गाड़ी को आपको बार बार न्यूट्रल में नहीं डालना है। यहाँ पे ऑटोमेटिक पार्किंग मिलता है यहाँ पे। तो अब इसको ड्राइव पे डालते हैं और इसको चला के देखते हैं। गाड़ी बहुत बड़ी फील होती है आपको पूरा बोनट का व्यू मिलता है, बहुत ही कमांडिंग पोजीशन पे आप बैठते हो। फिलहाल हमने सीट एकदम हाइट पे रखा हुआ है, तो अपने को सामने का जो व्यू है ना एकदम क्लियर आ रहा है। गाड़ी बहुत ही ईजी है मनूवर करने में। आप देखो यहाँ पे मैं अगर स्टीयरिंग मोड़ना भी चाहूँ तो सिर्फ ऐसे करके मैं स्टीयरिंग मोड़ सकता हूँ। फिलहाल उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, बट बॉडी रोल जिस हिसाब से बॉडी रोल मेरे XUV 500 या थार में है,
बिल्कुल भी उस हिसाब से बॉडी रोल नहीं है। टर्निंग रेडियस की अगर बात करूँ तो उसके लिए हमें एक नॉर्मल रोड पे यू टर्न लेना पड़ेगा, यहाँ पे तो फिर वो समझ में नहीं आएगा। अदरवाइज अभी इसका जो 10 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है काफी अच्छा है यार। अगर यहाँ पे गियर चेंज हो भी रहा है तो मेरे को फील नहीं हुआ कि गाड़ी किस गियर पे चल रही है। अगर हम थोड़ा सा रेव करें तो गाड़ी भागती है। एक बार इसको लेके चलते हैं रोड पे और वहां पे देखते हैं कि रोड पे कैसा परफॉर्मेंस रहता है। बहुत ही अमेजिंग यार, बहुत ही अमेजिंग। यहाँ पे हम 80 क्रॉस कर गए और बिल्कुल भी पता नहीं चला। गाड़ी का एनवीएच लेवल, मतलब नॉर्मली अगर इतनी बड़ी गाड़ी आप रोर करते हो ना, आप टॉप आरपीएम पे 3000 आरपीएम पे 2500 आरपीएम पे ले जाते हो तो इंजन से बहुत आवाज आती है, जो कि इसमें बिल्कुल नहीं आ रही है। प्रॉपरली इंसुलेटेड है। भाई ने इसमें डैम्पिंग भी कराई है, बट लेकिन वो सिर्फ डोर्स पे हुई है। और डिक्की में हुई है डैम्पिंग? डिक्की में भी नहीं हुई है। तो भाई आपका बोनट में कोई डैम्पिंग वगैरह नहीं हुई है। ऐसा नहीं कि गाड़ी में आफ्टर मार्केट काम हुआ है इसलिए थोड़ा सा नॉइज लेवल कम है। अंदर केबिन बहुत साइलेंट है। इफेक्टिवली अभी फिलहाल बाहर टेम्परेचर है 30 डिग्री के आसपास, और यहाँ पे एक्चुअली हम जब शूट कर रहे थे तो बाहर गर्मी पसीने देख सकते हो। बट जो इसका वेंटिलेटेड सीट्स है ना यार, वो ऑप्शन बहुत ही अमेजिंग है। आई बिलीव महिंद्रा को XUV 700 में भी वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन देना चाहिए, क्योंकि वेंटिलेटेड सीट्स ना आपको पीछे से भी ना ड्राई रखता है। अदरवाइज क्या होता है कि नॉर्मल में आपके पीछे शरीर में ना पीछे पीठ पूरा गीला हो जाता है जब आप गाड़ी से उतरते हो। बाकी ड्राइविंग में बहुत ही मजा आ रहा है। एवरेज थोड़ी कम है, मतलब जो इतनी बड़ी गाड़ी ले रहा है तो डेफिनेटली वो एवरेज के बारे में उतना नहीं सोचेगा जितना एक नॉर्मल मिडिल क्लास बंदा सोचेगा। यार छोटी गाड़ी, ये सेगमेंट ही अलग है, तो उस सेगमेंट में लोग को परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार ज्यादा चाहिए। 4x4 की कैपेबिलिटीज चाहिए, अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए, अच्छी स्टेबिलिटी चाहिए, ड्राइविंग में फन आए, वो गाड़ी वो पसंद करते हैं। और ये सारी चीजें इस गाड़ी में आपको मिलती है। सस्पेंशन बहुत ही अच्छा है, बहुत कंफर्टेबल है। प्लस मेरे को ऐसा फील नहीं हो रहा है कि मैं इतनी बड़ी गाड़ी में बैठा हूँ। हाँ। मुझे स्टीयरिंग इतना लाइट लग रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक नॉर्मल सेडान गाड़ी चला रहा हूँ। बिल्कुल लाइट स्टीयरिंग। हाँ, थोड़ा सा लंबा है ना, तो काटते वक्त आगे पीछे देखना पड़ता है, क्योंकि भाई गाड़ी लंबी है तो पीछे तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। भैया महसूस नहीं होता है, मतलब 360 डिग्री कैमरा है तो आपको बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं लगेगा इस गाड़ी को चलाना। पार्क वगैरह करना इजी रहता है। हाँ। चलो जी, आई होप इस गाड़ी का रिव्यू और ओनरशिप एक्सपीरियंस आपको अच्छा लगा। थैंक यू निकुंज भाई। अगर आप निकुंज भाई को नहीं जानते, मेरे चैनल पे नए हो, तो निकुंज भाई वही हैं जिन्होंने मेरे को महिंद्रा थार एक दिन के अंदर दिलवाई थी। तो ये भाई का प्यार था, मैंने कहा भाई का प्यार हम रिटर्न करेंगे भाई का रिव्यू लेके। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग ऑल योर टाइम। बहुत बहुत मजा आया यार चलाने में। अभी भी मेरे को बहुत मजा आ रहा है। मन कर रहा है कि इसमें डीजल डलवाओ और कहीं एक लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाए। अच्छा ओके, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो सही है, अभी जाते हैं, थोड़ा कॉफी वॉफी मारते हैं, करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म। ब्लॉग अच्छा लगा तो थम्स अप, चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन पीस।